बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने टाइप ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पढ़ा। इस लेक्चर में हम एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टडी करते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं या इसको एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी कहते हैं। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक ऐसा कंडीशन है जिस दौरान न्यूरॉन में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट हो रहा है और इस तरह उसकी प्रोपिगेशन होता है, उसकी कंडक्शन होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ ब्रीफ चेंज इन द वोल्टेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द फ्लो ऑफ सर्टेन आयन इनटू इन आउट ऑफ द न्यूरॉन। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन एक्टिंग पोटेंशियल इज द मोड थ्रू विच अ न्यूरॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये एक ऐसा मोड है जिस दौरान न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं, ये इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल या एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हम उन फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। The first factor is threshold stimulus. What is threshold stimulus? Threshold stimulus is the stimulus that is strong enough to initiate nerve impulse. Threshold stimulus ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि एक नर्व इम्पल्स को इनिशिएट कर सकता हो। ऐसे स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। या थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस विच कैन चेंज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हो। ऐसे स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। The third definition of threshold stimulus is the stimulus which is capable to bring an electrochemical change in the neuron is called threshold stimulus or educate stimulus. Threshold stimulus ऐसा stimulus होता है which is strong enough to bring an electrochemical change in the neuron membrane, that is known as threshold stimulus or educate stimulus. अगर ये stimulus इस काबिल नहीं होता कि वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को ला सके, या the stimulus which fail to produce electrochemical change in the neuron membrane or which fail to produce any response, then that stimulus is called subthreshold or inadequate stimulus. जो सेकंड फैक्टर है एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को इस्टेब्लिश करने के लिए, दैट इज इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। इनफ्लक्स मीन्स इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सोडियम गेट है। सोडियम गेट है या वोल्टेज रेगुलेटेड गेट है या सोडियम चैनल है। तो इस जगह पर न्यूरॉन मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है। तो ये जो स्टिमुलस है इसके वजह से सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं इस स्पेसिफिक रीजन में। तो सोडियम जो है ना अंदर की तरफ आना शुरू कर जाते हैं, मतलब सोडियम अंदर की तरफ आ जाते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन में आ जाते हैं। ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जो कि रेस्टिंग कंडीशन में -70 मिली वोल्ट होता है, वो आ जाता है -60 मिली वोल्ट में। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60 मिली वोल्ट में आ जाता है तो इस दौरान जो दूसरी सोडियम गेट्स हैं मेम्ब्रेन में, वो भी ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयन जो है ना अंदर की तरफ आना शुरू कर जाते हैं। तो इसकी वजह से सोडियम के अंदर आने की वजह से, अंदर मूवमेंट की वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -30 मिली वोल्ट में आ जाता है, -30 0 में आ जाता है, फिर मतलब +0 इस तरह आगे जाके +30 और प्लस जो है ना +50 तक आ जाता है। कुछ बुक में +50 लिखा होता है, कुछ बुक में +30 लिखा होता है। जब मतलब ये जब सोडियम अंदर की तरफ आ रहे होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, चूँकि बाहर जो है ना वो पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है, लेकिन जब सोडियम आयंस अंदर की तरफ आ जाते हैं तो इसकी वजह से मोर पॉजिटिव चार्ज अंदर डेवलप हो रहा है और बाहर जो है ना वो लेस पॉजिटिव रह रहा है।
और लेस पॉजिटिव को हम निगेटिव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टेट है इसको ये डीपोलराइज है, क्योंकि जो पोल बन गए थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अब वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, वो पोल जो है ना डिस्टर्ब हो गए हैं, अभी बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव जो है ना डेवलप हो गए हैं। तो इसलिए इस कंडीशन को हम डीपोलराइज स्टेट भी कहते हैं। सो ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जब +50 तक आ जाती है तो इस दौरान इस वक्त हम इसको कहते हैं पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो जब पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो इस दौरान सोडियम गेट बंद हो जाते हैं और पोटाशियम की जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम गेट जब ओपन हो जाते हैं तो अंदर से पोटाशियम लीक हो जाते हैं, पोटाशियम बाहर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, बाहर की तरफ मूव हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। रीपोलराइजेशन का मतलब ये है कि दोबारा ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश जारी है। मतलब अंदर का जो माहौल है वो पॉजिटिव बन गया है, लेकिन अब पोटाशियम जो है ना बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे तो अंदर का जो माहौल है दैट विल रिमेन लेस पॉजिटिव, और लेस पॉजिटिव को हम कहते हैं निगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो पोटाशियम आयन है ये बाहर जाएंगे, आखिरकार हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये -80 या -90 तक आ जाएगा, जिस दौरान क्या होते हैं सोडियम पोटाशियम गेट्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। ये है सोडियम पोटाशियम गेट, सोडियम पोटाशियम पंप। जब सोडियम पोटाशियम पंप ओपन हो जाता है वो क्या करता है, ये ख़ास वैल्यू पर जब -90 मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाती है, अचीव हो जाती है, इसको हम कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर पोलराइज्ड स्टेट, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट। तो इस हाइपर पोलराइज्ड स्टेट पर जो है ना सोडियम पोटाशियम पंप ओपन हो जाते हैं और वो अंदर से 3 सोडियम को बाहर कर देते हैं, लेके जाते हैं, और 2 पोटाशियम आयन को अंदर लेकर आते हैं। इसको हम इस तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। तो ये 3 सोडियम को अंदर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पंप आउट करता है और बाहर से 2 पोटाशियम अंदर की तरफ जो है ना मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, पंप करता है। तो इसकी वजह से ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट कम्स टू -70 मिलीवोल्ट, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ना अचीव हो जाती है। इसको हम कोशिश करते हैं एक ग्राफ के ज़रिए समझने की, इस तमाम प्रोसेस को। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये जो y एक्सिस है ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बताते हैं और ये जो x एक्सिस है ये टाइम को बताते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन है -70 मिलीवोल्ट, इस दौरान मेम्ब्रेन रेस्टिंग में है और इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब इस दौरान कोई न्यूरल इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा होता। जब इस दौरान न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है तो सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं या सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिसके वजह से सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये जो वैल्यू है -70 से -60 की तरफ आ जाते हैं, मींस +10 का इजाफा हो जाता है। मींस इस दौरान और जो सोडियम गेट्स है वो भी ओपन हो जाते हैं और ऐसे स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन या डीपोलराइज स्टेट, क्योंकि जो पोल बन गए थे अब वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। अभी अंदर नेगेटिव डेवलप हो रहा है, बाहर जो है ना अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बाहर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, इसलिए हम इस स्टेट को डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। और रैपिडली सोडियम चैनल जो है ना ओपन हो रहे होते हैं और सोडियम की जो आयंस है वो अंदर की तरफ क्या करते हैं, रैपिडली मूव करते हैं। और एक ऐसा वक्त आ जाता है कि ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये +50 तक आ जाती है, या बाज़ बुक में लिखा है +30 मिलीवोल्ट। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पीक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इस दौरान सोडियम चैनल क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। जब पोटाशियम चैनल ओपन हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन के अंदर से, मतलब न्यूरॉन के अंदर से पोटाशियम जो है ना, पोटाशियम को बाहर ट्रांसपोर्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसके वजह से दोबारा रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मींस मेम्ब्रेन जो है ना दोबारा पोलैरिटी को रीगेन करते हैं, मेम्ब्रेन दोबारा पोलैरिटी को रीगेन करना शुरू कर देता है।
और इस दौरान क्या होता है कि ये जो रिपोलराइजेशन है तकरीबन इसकी वजह से, मतलब पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 तक आ जाती है या -80 तक आ जाती है। इस दौरान सोडियम पोटाशियम पम्प जो है ना ओपन हो जाती है। सोडियम पोटाशियम पम्प जो है ना फिर 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं और 2 पोटाशियम को अंदर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट में आ जाती है, जिसको फिर हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड को रिकवरी पीरियड भी कहते हैं। रिकवरी पीरियड या रिफ्रैक्टरी पीरियड वो पीरियड है जिस दौरान कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा होता। इस दौरान जो है ना, जो बाहर पॉजिटिव आयन आ गई है और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए हैं, इसको ठीक किया जाता है, क्योंकि बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है वो पोटाशियम आयन की वजह से है और अंदर का जो माहौल है वो उसमें सोडियम आयन बहुत ज़्यादा है। तो इस पीरियड में सोडियम को 3 सोडियम पोटाशियम, जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो बाहर पंप करता है और 2 पोटाशियम को अंदर पंप करता है, ताकि ये जो आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको नॉर्मलाइज किया जाए, उसको ओरिजिनल की तरह किया जाए, मतलब ओरिजिनल आयोनिक डिस्ट्रीब्यूशन और पोलैरिटी को हासिल किया जाए। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड is the period after an action potential the nerve fiber undergoes a period of recovery in which nerve fiber regains its original ionic distribution and polarity and prepare itself for the next stimulation is called refractory period. Thank you.